आज हम लोग बातचीत करेंगे ज़ीरो आर्टिकल के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया था, कुछ प्रमुख बातचीत किया था और हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था कि इंग्लिश में जो है 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। ऐसे तो सामान्यतः किताबें जो है 2 प्रकार का आर्टिकल लिखती है, लेकिन हम लोग तीसरे प्रकार का भी आर्टिकल की चर्चा किए थे और उस तीसरे प्रकार के आर्टिकल को ज़ीरो आर्टिकल कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग ज़ीरो आर्टिकल की बातचीत करेंगे और सभी आर्टिकल को एक जगह इकट्ठा करके और जितने भी नाउन हैं उनको भी एक जगह इकट्ठा करके समझेंगे कि किस नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल प्रयोग होता है। स्पष्ट हो गया? ठीक है, तो ये वीडियो मुख्य रूप से जो है इस बात को पे फोकस करता है कि आर्टिकल का जो प्रयोग है वो नाउन के साथ किया जाता है। यदि आप नाउन की पहचान नहीं कर सकते हैं तो आर्टिकल का आप सटीक प्रयोग नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं आर्टिकल से संबंधित, और ये सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जान लेना इस तरह की बातें। अन्यथा जो है आर्टिकल में जो परेशानियां पहले रहती थी वैसी ही परेशानी रह जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम लोग ज़ीरो आर्टिकल के बारे में पिछले क्लास में बातचीत किए थे कि ज़ीरो आर्टिकल जो है ये कंसेप्ट जो है ये 1945 में दिया गया था। ठीक है, और उस समय के सबसे बड़े जो व्याकरणविद थे जिनका नाम था ओटो जेस्पर्सन, इन्हीं के द्वारा जेस्पर्सन के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। ठीक है, स्पष्ट हो गया? उनकी जो सबसे अंतिम पुस्तक थी जिसके बारे में पिछले क्लास में हम बातचीत किए थे, उनकी अंतिम पुस्तक का नाम था अ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, वॉल्यूम 7। तो इस अंतिम पुस्तक को वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, फिर उनके छात्र ने उस पुस्तक को कंप्लीट किया था। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, तो उस वक्त से जो है ज़ीरो आर्टिकल जो है वो ज़्यादातर विद्वानों के पुस्तकों में ज़ीरो आर्टिकल ने अपना स्थान लिया इनके बाद। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम लोग समझते हैं कि ज़ीरो आर्टिकल हम लोग कहते किसको हैं। तो एक चीज़ समझ लेना है कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग जो सामान्यतः वाक्य में करते हैं, जैसे निम्न 3 वाक्य को देखिए। चलिए इस 3 वाक्य को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहले वाक्य में मैन के साथ जो है ए का प्रयोग किया गया है और मैन। ठीक है, दूसरे वाक्य में मैन के साथ द का प्रयोग किया गया है और तीसरे वाक्य में मैन के साथ कुछ भी प्रयोग नहीं है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए कि पहले वाक्य में जो ए लगाया गया है इसका अर्थ है एक आदमी। ठीक है ना, इसका क्या अर्थ निकल रहा है? यहाँ पे ए का मतलब है एक आदमी आ रहा है, इज कमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे किसी अजनबी इंसान की बात की जा रही है, किसी अजनबी की बात की जा रही है, अजनबी की बात की जा रही है। स्पष्ट हो गया? दूसरे वाक्य में देखिए द मैन का चर्चा किया गया। द मैन मतलब कोई खास आदमी। ठीक है ना, खास व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए इसमें द मैन लिखा गया है। स्पष्ट हो गया? तो यहाँ पे समझना क्या है कि जब ए आया तो इसका एक अलग अर्थ हुआ। ठीक है, मैन के साथ यहाँ अजनबी व्यक्ति की बात हो रही है, अजनबी व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन इसी मैन के साथ जब द प्रयोग कर रहे हैं तो खास व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल जब बदल रहा है तो वाक्य में जो है मैन जो है उसका भी जो है नेचर बदल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अजनबी व्यक्ति था, फर्स्ट वाले में अजनबी व्यक्ति था, सेकेंड वाले में खास व्यक्ति हो गया। अब तीसरे में जब हम लोग आते हैं तो इस वाक्य को देखिए कि मैन इज। अब इस वाक्य में थोड़ा सा बदलाव हम लोग करते हैं मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैन इज मोर्टल। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मोर्टल। स्पष्ट हो गया? अब यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है कि मनुष्य मरणशील होता है। इसका अर्थ क्या निकलेगा? मनुष्य मरणशील होता है। ठीक होता है। अब यहाँ पे सिर्फ मैन का जो अर्थ आया, मैन का जो मीनिंग हुआ वो मनुष्य हुआ। ठीक, तो ये दोनों जो ऊपर का जो मीनिंग दिया गया है वो दोनों से भिन्न है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ए एन द नहीं आकर के एक खास मीनिंग को व्यक्त कर रहा है।
ठीक है। ए आया तो एक खास मीनिंग को व्यक्त किया, द आया तो खास मीनिंग को व्यक्त किया, और ये दोनों इसके पहले नहीं आकर के भी एक खास मीनिंग को व्यक्त करते। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि एक कोई आर्टिकल नहीं होते हुए भी एक आर्टिकल है। स्पष्ट हो गया? क्यों? क्योंकि बिना आर्टिकल के एक खास तरह का मीनिंग ये नाउन जो है व्यक्त करता है, ठीक है, जो किसी दूसरे आर्टिकल के साथ ये मीनिंग व्यक्त नहीं कर सकता है। यहाँ पे ए मैन लगा दें तब भी वो ये मानव जाति का बोध नहीं हो सकता, द मैन लगा दें तब भी मानव जाति का बोध नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ए और द जिस काम को नहीं कर सकता है वो इनके नहीं आने की वजह से हो रहा है। अतः हम लोग कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होते हुए भी एक आर्टिकल है, और इसी जगह को जो है जीरो आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। इसी रिक्त स्थान को जो है जीरो आर्टिकल कहा जाता है। अब स्पष्ट हो गया कि जीरो आर्टिकल का क्या मतलब है। तो जीरो आर्टिकल वो रिक्त स्थान है जिसमें ए एन द नहीं आकर के नाउन को एक खास अर्थ प्रदान करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे, चलिए स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसको पढ़ता हूँ मैं कि वेन, जब, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल, हैज़ कम बिफोर अ नाउन, जब कोई आर्टिकल नाउन के पहले नहीं आया है तो द ब्लैंक स्पेस यानी कि रिक्त स्थान इज कंसिडर्ड, मान लिया जाता है, टू बी ऑक्यूपाइड बाय एन आर्टिकल, तो उस खाली जगह पे किसी आर्टिकल के आने को का मतलब किसी आर्टिकल का आना मान लिया जाता है, विच इज़ नॉन एज अ जीरो आर्टिकल। उसी रिक्त स्थान को हम लोग जीरो आर्टिकल कहते हैं। स्पष्ट हो गया? तो जब किसी नाउन से पहले, किसी संज्ञा के पहले कोई आर्टिकल नहीं होता है तो उस खाली जगह को हम लोग क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे जीरो आर्टिकल है, ठीक है, ये मान लिया जाता है। जैसे वाटर इज अ लिक्विड। क्लियर हो गया? अब देखिए इस वाक्य में दो नाउन है, एक है वाटर और दूसरा है लिक्विड। तो लिक्विड के पहले तो ए आया हुआ है लेकिन वाटर से पहले कुछ नहीं आया हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वाटर से पहले जो है जीरो आर्टिकल है। स्पष्ट हो गया? क्यों? क्योंकि इस नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर मैंने बिना किसी आर्टिकल के वाक्य का एक खास अर्थ व्यक्त हो रहा है। यदि वाटर से पहले हम लोग द लगा दें तो इसका मीनिंग जो है बदल जाएगा। स्पष्ट हो गया? तो आर्टिकल आ करके नाउन को एक खास अर्थ देता है और आर्टिकल हट करके भी नाउन को एक खास अर्थ देता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल के आने से भी नाउन का एक खास अर्थ व्यक्त होता है और आर्टिकल के हटने से भी नाउन का एक खास अर्थ व्यक्त होता है। तो इसी तरह से आर्टिकल के हटने के बाद जो रिक्त स्थान होता है, जो खाली स्थान दिखता है, उसी खाली स्थान को जो है विद्वान जो है या ऑटोजेस पर्सन जो है इसको जीरो आर्टिकल का नाम दिए हैं। अब क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसी खाली स्थान को जीरो आर्टिकल का नामकरण किया गया, ठीक है। अब देखिए ये जो जीरो आर्टिकल है, ये जीरो आर्टिकल उनके द्वारा उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा कि मैं 3 प्रकार के आर्टिकल को जगह देता हूं। जैसे उसके शब्द जो है उसको आप देखिए कि उन्होंने अपनी पुस्तक में किन शब्दों का प्रयोग किया था, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में, ऑटोजेस पर्सन ने अपनी पुस्तक में इस वाक्य का प्रयोग किया जिसमें लिखा उन्होंने कि आई ट्रीट द 3 आर्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे 3 आर्टिकल की वो बात करते हैं, आई ट्रीट द 3 आर्टिकल टुगेदर, ठीक है ना। तो वहाँ पे कहते हैं कि मैं 3 आर्टिकल को एक साथ मानता हूँ। स्पष्ट हो गया? अब इसके पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसमें स्पष्ट रूप से डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल और जीरो आर्टिकल की परिकल्पना किया है। क्लियर हो गया? तो उनके अनुसार जो है 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। स्पष्ट हो गया? ठीक है। तो ये ऑटोजेस पर्सन के कंसेप्ट थे जिसको उनके छात्र ने आगे इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया, जिनका नाम था, तो उनके छात्र का नाम था नील्स हाउसलैंड, ठीक है ना, नील्स हाउसलैंड। उन्होंने उनकी पुस्तक को कंप्लीट किया। स्पष्ट हो गया? ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी स्पष्ट हो गई कि कैसे जो है जीरो आर्टिकल अस्तित्व में आया और इसके अस्तित्व में आने का रीज़न क्या था। क्लियर हो गया? ठीक है।
यहाँ से एक और बात स्पष्ट कर लीजिए कि जीरो आर्टिकल एक अपना महत्व है अंग्रेजी में, ठीक है ना। इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, सभी आर्टिकल को जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस वक्त हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम लोग के दिमाग में बैठ गया जीरो आर्टिकल से संबंधित, ये चीज़ याद रखना कि जीरो आर्टिकल होता है। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि नाउन को हम लोगों ने 4 क्लास में रखा था, ठीक है, 4 क्लास में रखा था, जिसमें एक में था आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, काउंटेबल नाउन था। दूसरे क्लास में था प्लूरल काउंटेबल नाउन। तीसरे प्रकार का नाउन था अनकाउंटेबल नाउन। और चौथे प्रकार का नाउन हम लोगों ने देखा था प्रॉपर नाउन, ठीक। और ये क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे किए हैं पिछले वीडियो में जा करके आप लोग देख लीजिएगा, उसमें इस पूरी स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाया गया है कि ये 4 प्रकार का नाउन किस तरह से आया है, ठीक। तो हमारे पास 4 प्रकार का नाउन है और आर्टिकल कितने हैं, 3 प्रकार के आर्टिकल हैं। एक हो गया आपका डिफिनिट आर्टिकल हो गया, ठीक। दूसरा हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। और तीसरा हो गया जीरो आर्टिकल, ठीक है, तीसरा हो गया जीरो आर्टिकल। तो इस तरह से हमारे पास 3 प्रकार का आर्टिकल होगा, 4 प्रकार के नाउन हो गए। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि कौन सा नाउन किस आर्टिकल के साथ प्रयोग होता है या किस नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल प्रयोग किया जाता है, उसका एक हम लोग लिस्ट देखेंगे। चलिए, तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है ना। इधर जो है इधर इस तरफ में नाउन का लिस्ट किया गया है, इधर आर्टिकल का लिस्ट किया गया है। तो यहाँ SCN का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, PCN का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, UCN का मतलब अनकाउंटेबल नाउन और PN का मतलब प्रॉपर नाउन, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कौन कौन सा आर्टिकल लगता है। तो जो आर्टिकल लगेगा उसमें हम टिक करेंगे और जो आर्टिकल नहीं प्रयोग होगा उसको हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल के साथ एन का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है, जीरो आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। खास अर्थ में या अपवाद में जो है जीरो आर्टिकल सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है। स्पष्ट हो गया। प्लूरल नाउन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्लूरल नाउन के साथ एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक, द का प्रयोग होगा और जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी एन का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग किया जाता है और जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन के साथ भी सामान्यतः एन प्रयोग नहीं होगा, कुछ प्रॉपर नाउन के साथ द लगता है, कुछ प्रॉपर नाउन के साथ जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से जो है समझ सकते हैं कि सामान्यतः एक प्रकार के नाउन के साथ 2 ही आर्टिकल प्रयोग हो रहा है, तीसरा आर्टिकल नहीं प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और एन का जो प्रयोग है यहाँ से स्पष्ट है कि एन का प्रयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है। बाकी किसी नाउन के साथ जो है एन का प्रयोग नहीं है। द का प्रयोग जो है वो सभी प्रकार के नाउन के साथ हो सकता है, ठीक है। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि द का प्रयोग जो है वो सभी प्रकार के नाउन के साथ हो सकता है। जीरो आर्टिकल का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को छोड़ के बाकी सबके साथ किया जाता है, ठीक है ना। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये एक नज़र में हम लोग समझ सकते हैं कि किस नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा, ठीक। अब एक एक करके हम लोग नाउन और उसके साथ प्रयोग किया जाने वाले आर्टिकल की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहले हम लोग समझ लें कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ जो प्रयोग किया जाता है आर्टिकल उसकी बातचीत की जाएगी, ठीक। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, काउंटेबल मतलब होता है जिसको गिन सकते हैं, गणनीय, और नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है। तो एक वचन गणनीय संज्ञा। अब इसको हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, तो चलिए स्क्रीन पे आप इसका परिभाषा देख रहे होंगे, इसको पढ़ते हैं।
तो अ नाउन वह संज्ञा दैट डिनोट्स अ सिंगल पर्सन और थिंग, जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध करती है, इज नॉन एज, उसे जाना जाता है, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा कोई संज्ञा जो किसी एक वस्तु का बोध करती है, ठीक है ना, एक वस्तु या व्यक्ति का बोध करती है, ठीक है। तो किसी भी सिंगल व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो उसी को हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे यदि हम कहें पेन, तो पेन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, इसको गिन सकते हैं हम। और लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक कलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम कहें काऊ, तो ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, इसको हम गिन सकते हैं, लेकिन अभी एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम कहें अम्ब्रेला, ठीक है, तो इसको भी हम गिन सकते हैं, एक से अधिक होगा तो गिन सकते हैं, लेकिन अभी हम एक की बात कर रहे हैं, इसीलिए अभी ये सिंगुलर काउंटेबल होगा। स्पष्ट हो गया। इसी तरह से चेयर, ठीक है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल होगा। इसी तरह से पेंसिल, ठीक है, पेंसिल ये भी सिंगुलर काउंटेबल होगा। तो ये सब जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के उदाहरण हैं। अब हम लोग चलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कौन कौन सा आर्टिकल हम लोग प्रयोग कर सकते हैं उसकी चर्चा करने, ठीक है ना। तो हेडिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग हम लोग दे रहे हैं आर्टिकल्स विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हम लोगों ने चार्ट में देखा था, एक बार फिर से चार्ट देख लेते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ जो है एन का प्रयोग हो सकता है और द का प्रयोग हो सकता है, ठीक है ना। एन लगा सकते हैं और द लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एन का प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है। तो ए एन विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एन का प्रयोग। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, इस पिछले वीडियो में भी ये बात बताया गया था कि ए या एन दोनों का अर्थ होता है एक, ठीक। इसका प्रयोग जो है एक के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। और ये भी बात बताया गया था कि ए का जो निर्माण है वो एन से हुआ है, ठीक है। ए से एन नहीं बना है बल्कि एन से ए का निर्माण किया गया, ठीक है। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये जहाँ पे भी प्रयोग होगा एक के अर्थ को लेकर के आएगा। तो इसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, एक नंबर, तो जहाँ कहीं भी हिंदी वाक्य में किसी नाउन से पहले एक होता है, यानी कि किसी काउंटेबल नाउन से पहले एक रहे, तो उस जगह पे जो है ए एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। तो कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए, ठीक है। ये दो उदाहरण आप ले लीजिए कि मेरे पास एक कलम है, ठीक है ना। कलम से पहले एक आ गया है, तो इसका अनुवाद हम लोग क्या करेंगे कि आई हैव, एक के लिए अ पेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि एक के लिए हम लोग किसका प्रयोग किए, अ का प्रयोग किए। स्पष्ट हो गया। तो आई हैव अ पेन। इसी तरह से सेकेंड वाक्य में देखिए, तो मैंने एक फिल्म देखा है ना, एक फिल्म देखा, यहाँ पे भी एक शब्द आ गया। फिल्म जो है गिन सकते हैं फिल्म को हम लोग, तो काउंटेबल सिंगुलर के पहले एक का प्रयोग किया गया। अब इसका हम लोग कैसे अनुवाद करेंगे कि आई वॉच्ड अ मूवी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए मूवी शब्द से पहले जो है ए का प्रयोग किया गया एक के लिए, ठीक है। तो जिस स्थान पे भी एक शब्द होगा हिंदी में, वहाँ पे सामान्यतः यदि उस एक के बाद सिंगुलर नाउन होता है, इस बात को भी दिमाग में रखना है कि एक होगा और उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ही हम लोग उस एक को ए एन के द्वारा अनुवाद करेंगे, ठीक है। कई स्थान पे विभिन्नता है, हम लोग बाद में इस पे चर्चा करेंगे। कई ऐसे स्थान है जहाँ पे एक होते हुए भी एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जैसे एक उदाहरण दीजिए, देखिए जैसे एक लकड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लकड़ी से पहले एक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो वुड लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये अनुवाद गलत है, इस बात को समझ लेना है, ठीक है। इंग्लिश में ऐसा नहीं हो सकता, इंग्लिश में ये गलत हो गया। अब क्यों गलत है इस पे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इस पे हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सब
एक के लिए हम लोग एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वो एक जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होना चाहिए, तब हम लोग एक का अनुवाद ए या एन के द्वारा करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये पहला यूज़ था। अब चलिए हम लोग दूसरे यूज़ की तरफ चलते हैं, नंबर 2, 2 नंबर यूज़। तो देखिए, प्रति के सेंस में यदि हिंदी वाक्य में प्रति होता है तो उसके स्थान पे जो है हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए स्क्रीन पे, तो पहला उदाहरण है कि 10 रुपये प्रति किलो। तो किलो से पहले प्रति आया, तो इसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे? 10 रुपीज़, 10 रुपये। प्रति के लिए हम लोग ए लगाएंगे और किलो। ठीक है, तो प्रति के लिए हम लोग क्या प्रयोग किए? ए का प्रयोग किए। तो प्रति के स्थान पे हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा देखिए, 40 किलोमीटर्स एन आवर। तो यहाँ पे घंटा से पहले प्रति था, ठीक है ना? प्रति किसके पहले था? घंटा से पहले। तो प्रति के जगह पे हम लोग क्या किए? एन का प्रयोग कर दिए। तो जहाँ पे भी प्रति होता है उसके स्थान पे हम एन का प्रयोग कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया? तो ये एन का दूसरा यूज है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरे यूज की तरफ। किसी भी व्यक्ति का पेशा यदि दिखाना हो, पेशा, ठीक है, पेशा किसी एक व्यक्ति का, ठीक है, तो पेशा का जो नाम होगा उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, पेशा का जो नाम होगा उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। अब पेशा का क्या मतलब है, पहले इस बात को स्पष्ट कर लीजिए कि पेशा किसको कहते हैं। तो जो आदमी जिस काम को करता है, जिससे वो अर्निंग करता है या जिसमें वो इन्वॉल्व होता है, उसी को पेशा कहा जाता है। जैसे टीचर हो गया, टीचर एक पेशा का नाम है। ठीक है, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर एक पेशा का नाम है। नर्स हो गया, नर्स एक पेशा का नाम है। ठीक है ना? इसी तरह से छात्र जो है वो भी एक पेशा का ही नाम है। ठीक है ना? स्टूडेंट हो गया, ये भी एक पेशा का ही नाम है। क्लियर हो गया? तो पेशा के नाम के साथ जो है किसी एक व्यक्ति का यदि हम पेशा दिखाएंगे, पेशा कितने व्यक्ति का होना चाहिए? एक व्यक्ति का। तो उसके साथ जो है हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। जैसे चलिए स्क्रीन पे देखिए उदाहरण। तो सबसे पहले उदाहरण में राकेश एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या है? पेशा है। ठीक है, तो इसके पहले एक लग गया है, तो इसका अनुवाद हम लोग क्या करेंगे कि राकेश इज अ डॉक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एक होने की वजह से ए आया, तो चलिए इस बात को भी मान लेते हैं कि एक है, तो यहाँ पे ए एन का हम लोग प्रयोग कर दिए। लेकिन दूसरे उदाहरण में आप देखिए कि मोहन किसान है, यहाँ तो एक नहीं है, तो यदि हम लिख देते हैं मोहन इज फार्मर। ठीक है, मोहन किसान है, यदि लिख देते हैं मोहन इज फार्मर, तो अब देखिए ये वाक्य जो है वो क्या होगा? गलत वाक्य है। ये वाक्य सही नहीं। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ फार्मर जो है वो पेशा का नाम है, ये पेशा का नाम है। अब पेशा के नाम से पहले चूंकि एक व्यक्ति का पेशा है, तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग अनिवार्य होगा। तो यदि आप ए नहीं लिखिएगा तब तक ये गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो मोहन इज़ अ फार्मर, जब ऐसा हम लोग कर देते हैं तब हमारा वाक्य जो है अब क्या हो जाएगा? मोहन इज़ अ फार्मर लिख देते हैं तो वाक्य हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पेशा का नाम जो यदि आता है और वो भी किसी एक व्यक्ति से संबंधित है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग अनिवार्य होगा। इस दूसरे अगले उदाहरण में भी देखिए, यहाँ पे नर्स है, ये भी एक पेशा का नाम है, तो शी वॉज अ नर्स। अब यहाँ पे ए लगाना होगा। क्यों ए लगाना होगा? हिंदी में तो एक नहीं है, इसके बावजूद भी ए लगेगा क्योंकि ये पेशा का नाम है। ठीक है, और पेशा के नाम के पहले ए एन का प्रयोग अनिवार्य होता है। ठीक है, और इसमें आ जाइए, छात्र भी पेशा का नाम है, इसके पहले कोई एक शब्द का प्रयोग नहीं है, तो आई एम अ स्टूडेंट। क्लियर हो गया? यहाँ पे छात्र जो है उसके पहले ए लगेगा। क्यों ए लगेगा? क्योंकि छात्र जो है ये भी पेशा का नाम है।
स्पष्ट हो गया। तो हम लोग ये तीसरे यूज़ में हम लोग ये समझें कि यदि किसी व्यक्ति का हम पेशा बताते हैं, किसी एक व्यक्ति का पेशा बताते हैं, तो उस पेशा के नाम के साथ हमको क्या करना होगा, ए या एन का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। हिंदी में एक या एक रहे या न रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया। हिंदी में एक होने की वजह से ए एन प्रयोग होगा, ये बात जो है ऐसा नहीं है। यहाँ पे मूल रूप से क्या है, पेशा का नाम है। ठीक है, तो पेशा का नाम किसी एक व्यक्ति के पेशा का नाम होगा तो हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। यदि इसी में यदि एक से अधिक व्यक्ति हो जाता है, ठीक है, इस बात को भी समझ लीजिए कि यदि दो व्यक्ति हो गया, जैसे मोहन और सोहन, मोहन और सोहन, ठीक है, यहाँ पे दो व्यक्ति हो गया, मोहन और सोहन किसान हैं, किसान हैं। तो अब इसमें समझ लेना होगा। अब आप बताइए, इसमें 2-3 ऑप्शन हम देते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही। चलिए स्क्रीन पे हम इसका 4 अनुवाद किए हैं, बताइए इसमें से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, ये चारों में से कौन सा वाक्य सही होगा। ठीक है, और क्यों सही होगा, थोड़ा सा सोच के देखिए। ठीक है, सब में अंतर क्या है, पहले वाले वाक्य में फार्मर है, दूसरे वाले वाक्य में ऑफ फार्मर है, तीसरे वाले वाक्य में फार्मर्स है, चौथे वाले वाक्य में ऑफ फार्मर्स है। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। चूंकि यहाँ पे 2 आदमी है ना, मोहन और सोहन 2 आदमी है, तो किसान भी तो 2 होगा। ये समझ लेना है कि मान लीजिए ये मोहन है, ठीक है, और ये सोहन है, ये भी किसान है और ये भी किसान है। ठीक है, तो दोनों किसान है, तो यहाँ पे 2 किसान न हो गया, 2 किसान हो गया। ठीक है, तो प्लूरल हो गया, ये 2 किसान हो गया। तो 2 जब हो गया तो बहुवचन हो गया, है ना, 2 जब हो गया तो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको भी बहुवचन बनाना होगा, तब जाकर के वाक्य हमारा सही हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे 2 व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति हो गया तो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, और जब बहुवचन हो गया तो किसान बहुवचन होगा। तो इसमें जो है बहुवचन वाला ऑप्शन विकल्प जो है वो सिर्फ 3 नंबर है। ठीक है, इसी में बहुवचन है, और चौथे में भी बहुवचन है लेकिन साथ में ए लग गया है, तो बहुवचन के साथ हम लोग ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, प्लूरल के साथ जो है ए का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये गलत है। क्लियर हो गया, तो 3 नंबर जो है विकल्प वही सही है। तो ये स्पष्ट हो गया यहाँ तक कि यदि किसी एक व्यक्ति का हम पेशा बताएंगे तो उसके साथ एन प्रयोग करेंगे, एक से अधिक व्यक्ति होगा तो फिर अब हम पेशा के नाम को प्लूरल बना देंगे, बहुवचन बना देंगे। ठीक है, और उसके साथ फिर एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलिए 3 नंबर हम लोग समझ लिए, अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर की तरफ। अब देखिए इसमें क्या है कि यदि हम कोई कहानी लिखते हैं, ठीक, अब कहानी जब शुरू हम लोग करते हैं तो जो पहली बार यदि कोई सिंगुलर नाउन आता है, पहली बार कौन सा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आएगा वाक्य में, तो उसके साथ जो है ए एन का प्रयोग होगा। ये बात समझ लेना है कि यदि कोई कहानी लिखते हैं हम और किसी कहानी में ए सिंगुलर नाउन जो है, सिंगुलर कोई भी काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर रूप में हो, वो यदि फर्स्ट टाइम आता है, पहली बार आएगा, तो अब उसके साथ ए एन का प्रयोग अनिवार्य हो जाएगा। जैसे अब देखिए इस कहानी को देखिए, ठीक है ना, एक राजा था, तो कहानी हमारी शुरू हुई एक राजा था, है ना, एक राजा था। कहानी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि राजा बुढ़ा हो गया था, ठीक, इसी तरह से कहानी आगे बढ़ता जाएगा। तो एक राजा था, पहली बार आया वाक्य में, पहली बार आया है, राजा शब्द उसी राजा को बोला जा रहा है, नहीं उसी राजा को बोला जा रहा है, तो ये सेकेंड टाइम आया है ना, दूसरी बार आया है। तो जब पहली बार आएगा, हम लोग बात कर रहे हैं पहली बार का, तो उसके साथ हमको ए एन का प्रयोग करना होगा। तो अब इस वाक्य का अनुवाद क्या होगा, तो देयर वॉज अ किंग। क्लियर हो गया। तो जब फर्स्ट टाइम कोई नाउन सिंगुलर नाउन आता है, कोई काउंटेबल नाउन आता है, तो उसके साथ हमको क्या करना होगा, ए एन का प्रयोग उसके साथ करना होगा, ये अनिवार्य है। ठीक है, तो ये नियम जो है सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए है, इस बात को याद रखना है कि ये नियम किसके लिए है, ये पहली बार आएगा तभी हो सकता है, फर्स्ट टाइम के लिए है, फर्स्ट टाइम के लिए।
ठीक है, पहली बार आएगा तभी इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड टाइम के लिए इसका हम फिर एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इस बात को दिमाग में रखना है। सेकेंड टाइम के लिए हमको क्या करना होगा, द का प्रयोग करना होगा, ठीक है। पहली बार होगा तभी हम एन का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका चौथा प्रयोग एन का, ठीक है। और भी देखिए एन और भी किन किन स्थानों पे लग सकता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे पांचवा यूज इसका एन का सिंगुलर नाउन के साथ। तो देखिए एन का जो प्रयोग है वो पूरी प्रजाति का भी बोध करने के लिए किया जाता है, पूरी प्रजाति, ठीक है, पूरी प्रजाति। क्लियर हो गया। जैसे अब इस वाक्य में देखिए कि शेर जंगल में रहता है। अब बताइए कि यहाँ पे क्या किसी एक शेर का बोध हो रहा है, क्या कोई एक शेर है? तो कहिएगा आपके नहीं, एक शेर का बोध नहीं है। तो यहाँ पे जो है शेर की पूरी प्रजाति का बोध है ना, पूरी प्रजाति का बोध है। हम सबके बारे में बात कर रहे हैं कि सभी शेर जो है कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो शेर जंगल में रहता है, तो यहाँ पे शेर सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, पूरी प्रजाति का बोध किया जा रहा है। तो इस तरह के वाक्य में जो है एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। पूरी प्रजाति का बोध करना हो तो हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब इसका अनुवाद हम लोग क्या करेंगे, तो अ लायन शेर, ठीक है, पूरी प्रजाति का बोध हो गया, लिव्स इन अ फॉरेस्ट। क्लियर हो गया। तो जब हमको पूरी प्रजाति का बोध करना हो तो हमको क्या करना होगा, एन का प्रयोग करना है। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। छात्र को अनुशासित होना चाहिए। तो छात्र यहाँ पे चूंकि सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे है ना, छात्र यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये छात्र जो है किसी एक छात्र का बोध नहीं कर रहा है, एक छात्र का बोध नहीं कर रहा है ये, बल्कि पूरी प्रजाति का बोध कर रहा है। इस बात को समझना होगा, पूरी छात्र प्रजाति का बोध कर रहा है, ठीक है ना, पूरी प्रजाति का बोध कर रहा है। तो जब भी पूरी प्रजाति का बोध होगा, अब उसके साथ हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसका अनुवाद क्या, तो इसका अनुवाद होगा अ स्टूडेंट, ठीक है, अ स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन्ड। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ए क्यों लगा दिए, क्योंकि ये पूरी प्रजाति का बोध कर रहा था। तो जब भी कोई सिंगुलर नाउन पूरी प्रजाति का बोध करता है तो उसके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में जो है एक शब्द का प्रयोग नहीं है, तो हो सकता है कि आप जब हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कीजिएगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि यहाँ पे तो एक लगा नहीं है। तो यहाँ पे अब इस तरह से सोचना है कि क्या ये पूरी प्रजाति का बोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब जा कर के आप आसानी से जो है इसके साथ एक आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ से एक नियम हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अकेला नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन या द मीनिंग के अनुसार हमको प्रयोग करना होगा। तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, ठीक है, ये इसका प्रयोग अनिवार्य होता है, ठीक है। ये हमेशा दिमाग में रखना है कि हिंदी में सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो अकेला आ सकता है, जैसा कि हम लोग पहले वाले कई उदाहरण में हम लोगों ने देखा है, लेकिन अंग्रेजी में हमेशा जब आएगा तो इसके साथ एक आर्टिकल का प्रयोग होगा या किसी एक डिटर्मिनर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो अकेला प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अकेला प्रयोग नहीं किया जा सकता है, प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना है कि सिंगुलर नाउन जो है वो अकेला प्रयोग नहीं हो सकता है। तो इस नियम के आधार पे भी हम लोग समझ सकते हैं कि ऊपर वाले वाक्य में हमको ए या एन का प्रयोग अनिवार्य था, ठीक है ना। इसलिए कि यहाँ पे छात्र के साथ कोई दूसरा शब्द नहीं आया है। हिंदी में यह अकेला आ सकता है, इंग्लिश में अकेला नहीं आ सकता है। स्पष्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका 5 जो है यूज पढ़ा, ठीक। अब हम लोग जो है छठे यूज की तरफ चलते हैं, नंबर 6 की तरफ। नंबर 6, तो देखिए इसको हम लोग जैसे कोई चीज़ किस प्रकार का वस्तु है या किस प्रकार का जीव है, यदि ये भी बताना हो तो उस वस्तु या जीव के पहले जो है एन का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। यानी कि किस
क्लास से, किस वर्ग का है, वर्ग का बोध करेंगे यदि वर्ग, ठीक है, तो उसके साथ भी हमको एन का प्रयोग करना होगा। जैसे अब इस दो उदाहरण में देखिए, पहले उदाहरण में शेर जंगली जानवर होता है, तो शेर की परिभाषा क्या है, तो शेर जो है जंगली जानवर है। शेर किस वर्ग से बिलोंग करता है, ये उसका वर्ग हो गया, ठीक है ना, ये इसका क्लास हो गया। तो शेर जो है वो जंगली जानवर के वर्ग का प्राणी है। इसी तरह से पटना, पटना क्या है, तो शहर होता है पटना, पटना शहर है, ठीक है ना, तो पटना किस वर्ग से बिलोंग करता है, ये इसका वर्ग हो गया। तो इस तरह से जब वर्ग का बोध करेंगे हम लोग, तो उसके साथ भी वर्ग के साथ, ठीक है ना, वर्ग के साथ भी एन का प्रयोग होगा, ठीक है। अब दोनों का आप जो है अनुवाद देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो पहले का अनुवाद क्या हुआ, अ लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, तो एनिमल क्या हो गया, उसके वर्ग का बोध हो गया, इसीलिए इसके पहले जो है ए का प्रयोग किया गया। इसी तरह से पटना इज अ सिटी, सिटी जो है वो वर्ग का बोध है, इसलिए सिटी से पहले ए का प्रयोग किया गया। तो स्पष्ट हो गया। तो जब हम लोग वर्ग का बोध करते हैं तो उसके साथ भी हमको ए या एन का प्रयोग करना होता है। वर्ग से आप लोग यहाँ पे स्पष्ट हो गए कि कोई चीज़ किस क्लास से बिलोंग करता है या किस वर्ग का, वो किस वर्ग से वो संबंधित है, ठीक है ना, स्पष्ट हो गया। चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है एन का जो है प्रयोग हम लोगों ने सीखा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण थे, क्लियर हो गया। अब आप लोग को जो है कुछ मैं यहाँ पे एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उस एक्सरसाइज को बना करके आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। अब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, वीडियो पे शेयर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, ठीक है, ज़रूरतमंदों तक भेजिए इस वीडियो को, और यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपको इसी तरह से जो है बेहतरीन कंटेंट जो है आपको मिलेंगे, और वीडियो में आप कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आपको क्या मिल रहा है, आपको बेहतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सिंपली जो है अनुवाद नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, सबसे पहले इस वाक्य में नाउन छांटना है, ठीक है। जैसे हम देखिए एक वाक्य से नाउन छांट के दिखा दो। फर्स्ट वाक्य में देखिए हाथी इसमें नाउन है, ठीक है, और प्राणी शब्द जो है नाउन है, ठीक है। तो पहले वाले वाक्य में दो नाउन है, एक हाथी और एक प्राणी है। अब आपको देखना है कि इसमें सिंगुलर नाउन कौन है, तो हाथी भी सिंगुलर नाउन है और प्राणी शब्द भी सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब जाकर के इसको अनुवाद करके देखिए आप, सिंगुलर नाउन के साथ हम एन का प्रयोग यहाँ पे करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले वाक्य में देख लीजिए, यहाँ पे नाउन जो है वो पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक नाउन है। तो समझ गए हम कि नाउन है, कैसा नाउन है, तो ये भी सिंगुलर नाउन है। तो आपको कैसा नाउन है ये भी देखना है, ठीक है, स्पष्ट हो गया, कैसा नाउन है ये भी देखना है, और फिर सिंगुलर नाउन के साथ आपको एन का प्रयोग मुख्य रूप से करना है। तो ये एक्सरसाइज जो है आपको बना लेना है, और बना करके जो है कमेंट बॉक्स में जो है इसको आप बना के भेजिए, और उसमें फिर सुधार देखा जाएगा। यदि जो कमियां रहेंगी या आपको जिस प्रकार का वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, उसको लिखिए, कोशिश किया जाएगा कि उस पर भी वीडियो बनाया जाए, ठीक है। अब वीडियो को जो है पूरा देखिए सभी, अगर यहाँ इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए।